हेलो दोस्तों, मैं आज आपके लिए एक नई लोकप्रिय कहानी नंद की बेटी की कहानी लेकर आई हूँ। आपके द्वारा मेरे YouTube मल्टी चैनल को बहुत सारा प्यार देने के लिए तहे दिल से धन्यवाद। इसी तरह के और भी लोकप्रिय कहानियों के लिए आपसे अनुरोध है कि मेरे YouTube मल्टी चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद। वीडियो को शुरू करते हैं। ननद की बेटी। और नहीं मम्मी, मेरा पेट भर गया है। अब एक भी कोर खाया ना तो पक्का मुझे उल्टी हो जाएगी। अरे तो कर ले उल्टी, मैं तेरे आगे अपने हाथ रख देती हूँ। क्यों जिद कर रहे हो मम्मी? ऐसा कर करके आपने मुझे 3 रोटियां खिला दी। अब मुझे नहीं खाना। जिस दिन से तेरे पेट में बीज पड़ा है उसी दिन से तो यही कह रही है, मुझे नहीं खाना कुछ, मुझे उल्टी हो जाएगी। नायरा के वक्त भी ना यही हरकतें थी तेरी। अरे बेटा समझ, अगर तू ही नहीं खाएगी तो बच्चा रिष्ट पुष्ट कैसे होगा? और इसी तरह पूजा नाना कहती रहती है और उसकी सास उसे अपने हाथों से एक एक कोर निवाला खिलाती रहती है। मम्मी, मम्मी लगता है बच्ची की थैली। क्या? हे भगवान, तू रुक बहू, तू हड़बड़ा मत, मैं भी सौरभ को फोन लगाती हूँ। शोभा फौरन सौरभ को फोन लगाती है। पूरे घर में हड़बड़ी मच जाती है। भैया जब तक आएंगे तब तक तो यही डिलीवरी हो जाएगी मम्मी, देर करने से फायदा नहीं है। चलिए हम ऑटो से हॉस्पिटल चलते हैं। रास्ते में प्राची सभी को कॉल कर देती है और सभी एक साथ अस्पताल पहुंच जाते हैं। हॉस्पिटल में 5 मिनट के अंदर ही पूजा की डिलीवरी हो जाती है और वो एक नन्ही सी गुड़िया को जन्म देती है। देखा कैसे फट से हो गई डिलीवरी? तू कहती थी नहीं मम्मी नहीं खाना, आप मुझे खाना बहुत खिलाती हो, देख लिया फायदा। मेरी नैना, बहुत भाग्यशाली हूँ मैं मम्मी, जो भगवान ने मुझे 2 बेटियां दी है। मेरी आंखों का तारा, मेरी नैना। घर में बच्चा आते ही अपने आप कितनी पॉजिटिविटी आ जाती है ना। मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए हैं। पहली बार मैंने इतने छोटे बच्चे को गोद में लिया है। अल्ले मेरा बेबी, अल्ले। शोभा के घर में तो खुशी की लहर दौड़ पड़ती है। जहाँ सभी के चेहरे पर खुशी थी, वहाँ एक चेहरा था जो मायूस था, और वो था नंदिनी का चेहरा। न जाने किस बात की खुशी मना रहे हैं ये लोग। एक बेटी कम थी क्या जो दूसरी भी हो गई? कुछ नया तो हुआ नहीं। कितनी सेवा की मम्मी ने इसकी, हमेशा इसके आगे पीछे घूमती रहती थी। काजू बर्फी, रसगुल्ले, फल, क्या क्या नहीं खिलाया, पर क्या फायदा हुआ? इस बार भी लड़की हो गई और मम्मी को अफसोस भी नहीं हो रहा। ऐसी तो नहीं थी मेरी माँ। न जाने इन दोनों बहुओं ने कौन सा काला जादू कर दिया है मम्मी पर। दीदी आप भी गोद में ले लो ना नैना को, पहला हक तो आपका ही बनता है, बुआ जो है नैना की। ना भाई ना, मैं आप लोगों की तरह सठिया नहीं रही हूँ। न जाने कौन सी खुशी आ गई है, कौन सी लॉटरी लगी है जो यहाँ सभी बावले हुए बैठे। और आपको दिमाग नहीं है भाभी? जब एक बेटी हो चुकी थी तो दूसरी बेटी कैसे कर लिया आपने? सिस्टम्स तो सेम रहे होंगे ना। समझ तो आ ही गया होगा आपको कि आपके पेट पे बेटी है, नहीं तो टेस्ट करवा लेती। ये कहकर नंदिनी जनरल वार्ड से बाहर निकल जाती है। नैना को लेकर सभी अपने घर वापस लौट आते हैं। दिन भर अपनी दोनों भतीजियों को देखकर नंदिनी खुद ही खुद में कुड़ती रहती है। एक शाम जब शोभा सास बहू सीरियल में बेटी की विदाई देखकर रो रही थी, तभी मौके का फायदा उठाते हुए नंदिनी कहती है, कौन सी बेटी टिकी है अपने माँ बाप के पास? मैं भी किसी न किसी दिन चली जाऊंगी मम्मी। लड़कियां तो होती ही है चिड़िया, जिसका घर खुला आसमान होता है। बुरी लगती है ना सबको मेरी बातें। कैसे नंदिनी ने अपनी 2 पल पहले पैदा हुई एक भतीजी के बारे में ये सब बोल दिया। पर सोचिए मम्मी, जब ये दोनों लड़कियां विदा होकर अपने घर चली जाएगी तो भैया का क्या होगा? अरे हाँ नंदिनी बेटा, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। इत्तेफाक से उसी वक्त दुकान से सौरभ घर आता है। क्या बातें हो रही है माँ बेटी में? क्या ही बातें होंगी भैया, बस आपके बुढ़ापे की फिक्र कर रहे हैं। नैना और नायरा बड़ी हो जाएंगी तो दोनों की ही शादी हो जाएगी। फिर क्या पता उनके पति उन्हें यहाँ आने दे या ना दे, फिर आपका क्या होगा? मम्मी के पास तो फिर भी 2 बेटे हैं। मैं यहाँ नहीं भी रही तो आप पर और प्रेम भैया पर मुझे पूरा विश्वास है कि आप मम्मी का ख्याल रख लोगे। पर भैया, जब आपकी उम्र 50 साल की हो जाएगी और आपको सहारे की जरूरत पड़ेगी, तब कौन होगा आपके पास? सौरभ है। बिस्तर पर अपनी छोटी सी बेटी को सोया हुआ देखकर सौरभ सोचने लगता है, नंदिनी की बात में दम तो है। नायरा की तरह एक दिन नैना भी विदा होकर चली जाएगी।
फिर क्या होगा हमारा? इतने बड़े घर में हम पति पत्नी अकेले रहेंगे। बुढ़ापे के सहारे के नाम पर बच्चे पैदा किए जाते हैं, पर यहाँ तो मेरा कोई सहारा ही नहीं बचा। ये सब पूजा की गलती है। और जो कड़वाहट और खटास सभी के मन में अपनी भाभी की बेटियों के लिए नंदिनी डालना चाहती थी, वो डल ही जाती है। अब हर रोज किसी न किसी बात पर सौरभ पूजा से चिढ़ ही जाया करता था। पापा चलो ना घूमने चलते हैं पापा। पापा ये पापा वो, खा जाओ पापा को, मुझे बहुत काम है। अपनी मम्मी से कहो जो भी कहना है। ये कौन सा तरीका है बच्ची से बात करने का? कैसे बात करते हैं आप आजकल नायरा से? बेचारी पापा पापा करती रहती है, पर आपको कोई फिक्र ही नहीं है। मुझसे पूछकर बच्चे पैदा किए थे क्या तुमने? तुम्हारा क्या है, तुम तो फौरन बोल देती हो, ले जाओ इन्हें घुमा कर ले आओ, ये कर दो वो कर दो। इनकी शादी पर भी तो खर्चा है, वो सब भी तो मुझ पर ही आएगा ना। नहीं करूँ काम, सारे पैसे खर्च कर दूं? अरे इनकी शादी के लिए पैसे जमा करने हैं, अपने बुढ़ापे को देखना है। अब इनकी फरमाइशें पूरी करूं, सब पैसे खत्म कर दूं, तो फिर कौन देखेगा मुझे बुढ़ापे में? ये दोनों तो चली जाएंगे अपने घर। अपने बेटे बहू के कमरे से चीखने चिल्लाने की आवाज सुनकर शोभा उनके कमरे में जाती है। पीछे पीछे बाकी सब भी वहां पहुंच जाते हैं। गलत नहीं कह रहा है सौरभ पूजा, तू भी किसी घर से विदा होकर आई है। कितनी तकलीफें होती है एक बेटी के बाप को, ये तुझसे छुपा। सौरभ से लड़ने की बजाय उसकी परेशानी को समझना चाहिए तुझे। अब जो भी हो, एक बात मैं साफ साफ कह देती हूँ, और ये हिदायत सभी के लिए है। प्राची, आज नहीं तो कल तुम्हें भी माँ बनना है। मेरी जानकारी में एक बाबा है, उनकी भभूत लगाने से बेटा ही होता है। तो जब भी ऐसी कोई खबर आने वाली हो, मुझे पहले ही बता देना। ये सुनते ही प्राची घबरा जाती है। आपके चेहरे का रंग क्यों उड़ गया प्राची भाभी? मम्मी कोई दुश्मन है क्या आप लोगों की? सही तो कह रही हैं। प्रेम भैया, अब आप ही बताओ। पहले ही घर में दो दो लड़कियां हैं, अब तीसरी लड़की लाकर हम क्या करेंगे? इसी तरह 2 महीने निकल जाते हैं और एक दिन प्राची को पता चलता है कि वो माँ बनने वाली है। हे भगवान, ये तो पॉजिटिव आ गया। घर पर किसी को बताओ या नहीं बताऊं? प्राची को कुछ समझ में नहीं आता। वो सबसे पहले रसोई में अपनी जेठानी के पास जाती है और उन्हें सब कुछ बताती है। अरे प्राची, तू घबरा क्यों रही है? ये तो बड़ी खुशी की बात है। पर भाभी, आपने देखा नहीं कैसे उस दिन मम्मी ने कहा था कि जो भी बहू प्रेग्नेंट हो मुझे बताए। वो मुझे किसी बाबा के पास ले गई तो नहीं, मुझे अपने बच्चे के साथ छेड़खानी नहीं करवानी भाभी। भगवान तो जो दे, मुझे सब मंजूर है। मम्मी ऐसी नहीं है प्राची, पता नहीं आजकल उन्हें क्या हो गया है। पर तुझे याद नहीं क्या, नायरा और नैना दोनों के वक्त मम्मी ने मेरा कितना ख्याल रखा था। जैसे ही उन्हें पता चलेगा कि तुम माँ बनने वाली हो, सबसे ज्यादा खुश तो वही होंगी। एक काम कर, थोड़ा समय ले, आज रात के खाने के वक्त सभी को एक साथ ये खुशखबरी बता देना। फिर देखना कैसे घर का ये खराब माहौल आने वाला नन्हा मेहमान अच्छा कर देता है। आई होप सो भाभी, होप सो। रात को खाने के लिए जब सब एक साथ बैठे थे, संतोष कहता है, मुझे आप सबसे एक बात करनी थी। नंदिनी अब बच्ची तो रही नहीं, 27 साल की हो गई है। अपनी दुकान के सामने जो प्रिया गारमेंट्स नहीं है, उसके बड़े बेटे का रिश्ता नंदिनी के लिए आया है। वो नंदिनी को देखना चाहते हैं, इसीलिए मैंने उन्हें कल घर ही बुला लिया है। ये तो बहुत अच्छी खबर दी आपने जी। प्रिया गारमेंट्स वालों के तो दोनों ही बेटे लायक है। दिन भर दुकान में रहते हैं, ना इधर उधर जाना, ना बेकार में समय बर्बाद करना। कोई नया संबंध बनेगा तो घर का माहौल थोड़ा सा अच्छा ही हो जाएगा। वैसे एक और गुड न्यूज भी है मम्मी जी, प्राची माँ बनने वाली है। क्या? अरे बेटा, सुबह से रसोई में काम कर रही है, मुझे बताना चाहिए था ना। कोई जरूरत नहीं है इतना काम करने की। और तू खड़ी क्यों है बेटा, आजा बैठ। क्या मम्मी, आप फिर शुरू हो गई? कल ही अगर मेरा रिश्ता पक्का हो गया तो 2 महीने में मैं तो चली जाऊंगी, पर उसके 7 महीने बाद आपकी बहू को अगर फिर लड़की हो गई तो आपका क्या होगा? अरे अभी के अभी ले जाओ भाभी को उस भभूत वाले बाबा के पास और उनसे विनती करो कि कुछ ऐसा चमत्कार करे कि भाभी को लड़का ही हो। अरे हाँ बेटा, ये बात तो तूने ठीक ही कही, मेरे तो दिमाग से निकल गया था। मैं कल ही प्राची को भभूत वाले बाबा के पास ले जाती हूँ। अगली सुबह होते ही शोभा प्राची को भभूत वाले बाबा के पास ले जाती है। पता नहीं कितने दिन और देती कि इस षड्यंत्र को सहना होगा हमें।
जल्द से जल्द इनकी शादी हो भगवान, और वो अपना रास्ता नापे। मेरे बच्चे को उनके साये से बचाना भगवान। चल बाबू चल, बाबा से मेरी पर्सनल बातचीत हो गई है, वरना इतनी भीड़ में लाइन लगेगी तो हमारा नंबर तो कल तक आएगा। मेरा बच्चा तो मेरे पेट से कहीं नहीं जा रहा ना मम्मी जी, मुझे कभी और भभूत दिलवा दीजिएगा। मैं क्या सोच रही हूँ, आज शाम को लड़के वाले दीदी को देखने आ रहे हैं ना, भभूत लेना ही है तो दीदी का नाम ले लो ना, ताकि पहली बार में ही बातचीत पक्की हो जाए। और इस तरह शुभा को अपनी बातों में फंसाकर प्राची अपने बच्चे को इन चीजों से बचा लेती है। शाम को लड़के वाले नंदिनी को देखने आते हैं और फौरन रिश्ता पक्का कर देते हैं। 2 महीने के अंदर अंदर ही दुल्हन बनकर नंदिनी अपने घर विदा हो जाती है। फाइनली बला टली भाभी, अब ना मुझे किसी बात की टेंशन नहीं है। घर में सभी की कान दीदी ही तो भर रही थी, अब दीदी नहीं रहेगी तो किसी के मन में ये लड़का लड़की वाला ख्याल आएगा ही नहीं। भगवान करे प्राची ऐसा ही हो, वरना जो दुष्ट आत्माएं होती है ना, वो इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ती। यहाँ पूजा ये बात कह रही थी, वहां बाहर शोभा का फोन बजता है। हाँ बेटा बोल। हाँ हाँ तेरी भाभी ठीक है। ब्रोकली, पत्ता गोभी, अनाज ये सब खिलाओ मम्मी, इससे लड़का होने के चांसेस और बढ़ेंगे। हॉल में अपनी सास को अपनी ननद से बात करता सुन प्राची की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। शादी के बाद भी नंदिनी तो वैसी की वैसी ही थी। एक रोज नंदिनी प्रेम को कॉल करके कहती है, 6ठा महीना चल रहा है भाभी को भैया, जितना हो सके उनसे काम करवाना। मम्मी का बस चले तो वो तो भाभी को हिलने भी ना दे। देखा नहीं बेबी के वक्त कितना आराम किया था पूजा भाभी ने, क्या हुआ, लड़की हुई ना। औरत जितना काम करती है लड़का होने के आसार उतने बढ़ जाते हैं। पर ये बात तुझे कैसे पता? मेरी सास ने बताया भैया, मेरे हस्बैंड तो खुद 2 भाई है, कहाँ कोई लड़की है मम्मी जी को। वो तो मम्मी जी ने तीसरी बार कोशिश नहीं की, वरना तीसरी बार भी लड़का ही हाथ लगता। इसीलिए जांची परखी बात बता रही हूँ। औरत जितना आराम करेगी उसे लड़की होने के आसार उतने ही ज्यादा बढ़ जाते हैं। और अगले ही दिन से प्रेम प्राची पर कड़ाई बरतना शुरू कर देता है। तू फिर रसोई में जा रही है बहू, कितना काम करेगी? करने दो मम्मी, जितना काम करेगी उतना ही लड़का होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अपना शेड्यूल बिल्कुल वैसा ही कर लो प्राची जैसा पहले था। ये आराम वाराम छोड़ो, कुछ नहीं होता आराम करने से, बेटियां होती है बस, जैसे भाभी को हुई। और इस तरह अपनी शादी के बाद भी नंदिनी अपनी भाभीियों की जिंदगी का कांटा बनी रहती है। और इसी में 3 महीने और बीत जाते हैं और एक सुबह प्राची को लेबर पेन उठ जाता है। सभी हड़बड़ाकर उसे अस्पताल लेकर जाते हैं। कांग्रेचुलेशंस, इट्स अ बेबी गर्ल। लो कर लो और आराम, हो गई घर पर तीसरी बेटी, पड़ गई ना सबके कलेजे को शांति। बेटी मेरी है दीदी, मैं पालूंगी इसे, इसकी शादी का खर्चा आपके सर नहीं आने वाला। जो मेरी बेटी के होने पर खुश ना हो, ऐसे लोगों से मुझे ज्यादा उम्मीद भी नहीं है। साल भर भी नहीं हुआ मेरी शादी को और तुम्हारी बहुएं मुझसे बहस कर रही है मम्मी। मेरा क्या है, मेरा तो अपना घर है, चली जाऊंगी अपने घर, तुम्हारा क्या होगा देख लो मम्मी। ननद पर आते आते कल को सास पर ना आ जाए। दीदी प्लीज आप अभी मुझे बख्श दीजिए, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, अभी अभी मेरी डिलीवरी हुई है, कहीं स्टिचेस टूट ना जाए। ये तो भतीजे की चाह है मैं यहाँ आ गई, वरना मुझे कोई शौक नहीं है आने का। पर एक बात कहकर जाती हूँ मम्मी, अगर पोता चाहिए तो दूसरी शादी कर दो अपने बेटों की, क्योंकि कमी मेरे भाइयों में नहीं तुम्हारी बहुओं में है। ये कहकर नंदिनी वापस अपने ससुराल चली जाती है। 1 हफ्ते बाद सभी हॉल में बैठे थे, तभी नंदिनी का हाथ पकड़े करण उसे खींचता हुआ सभी के सामने लेकर आता है। ये लीजिए संभालिए अपनी बेटी को, आप सबने मिलकर धोखा दिया है मुझे। इतनी बड़ी बात आप लोगों ने मुझसे छुपाई, मेरा तो वंश ही आगे नहीं बढ़ने देगी आपकी बेटी। उससे क्या बात हो गई दामाद जी, कोई गलती हो गई है क्या हमसे? क्या गलती ससुर जी, क्या गलती? गलती तो मुझसे हुई है जो ऐसी लड़की से शादी कर ली जो कभी माँ ही नहीं बन सकती। 4 महीने से हम ट्राई कर रहे हैं कि हमें कोई बच्चा हो जाए, पर कुछ नहीं। वो तो भलाओ मेरे मम्मी का, जिन्होंने मुझे टेस्ट करवाने की सलाह दी और उसमें पता चला कि आपकी बेटी कभी माँ ही नहीं बन सकती। अरे बनेगी भी कैसे? जिस लड़की के मन में दूसरों के लिए इतनी कड़वाहट हो, वो कभी खुद तो माँ बन ही नहीं सकती। ऐसा मत कहिए दामाद जी। तो क्या ऐसी लड़की की आरती उतारूं मैं जो एक बच्चा भी नहीं दे सकती? और साले साहब को देख लीजिए,
जो खुद अपनी बीवी से बस इस कारण सही से बात नहीं करते क्योंकि उसने एक लड़की को जन्म दिया है, वो अब मुझे सलाह देंगे। मेरी बेटियों को हमेशा कोसती थी ना दीदी आप। कहते ना ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती। बहुत कोसा है आपने मेरी छोटी छोटी बेटियों को। ये तो भगवान का रूप है। दो दो माओ की हाय ली है दीदी आपने। कम से कम हमारे पास बेटियां तो है जो हमें माँ कहती हैं, पर भगवान ने तो आपसे भी वो हक छीन लिया। हमारा घर तोड़ा है दीदी आपने, पर इसके बाद भी हम कभी ये नहीं चाहेंगे कि आपका घर टूटे। इतना भला मत चाहिए अपनी ननद का भाई, इस लायक है ही नहीं। मैंने तो कभी बच्चों की सोची नहीं थी। मेरा तो मानना था कि पत्नी के साथ ही जीना, पत्नी के साथ ही मरना। पर आपकी ननद 24 घंटे मम्मी जी को फोन करके यही पट्टी पढ़ाती रहती है कि कैसे अगर पोता ना हो तो प्रेम की दूसरी शादी करवा दी जाए। जो लड़की अपनी भाभीियों को बेटे ना होने पर इतना कुछ कह सकती है, उससे अगर बच्चा ना हो तो मैं उसे क्यों रखूं? दूसरी शादी तो अब मैं करूंगा। बेटियों के नाम पर इसने अपना मायका बर्बाद कर दिया तो इसका ससुराल क्यों बचे? आज जाकर मैं एक बच्चा गोद भी ले लूं, पर उसमें भी नंदिनी को एक बेटा ही चाहिए। ऐसी सोच वाली लड़की मुझे अपने घर में नहीं चाहिए। ऐसा मत कहिए जीजा जी, ऐसा मत कहिए। कहा जाएगी मेरी बहन, लोग क्या कहेंगे कि भरी जवानी में इसके पति ने इसे छोड़ दिया। ठीक है, नहीं छोड़ता, पर दूसरी शादी तो मैं करूंगा ही। नंदिनी चाहे तो एज अ सेकंड वाइफ मेरे घर पर रह सकती है, उससे ज्यादा हमारे बीच और कुछ नहीं होगा। ये कहकर करण वापस लौट जाता है। आज तक बेटियों के नाम पर अपनी भाभी को कोसती रहती नंदिनी का खुद का ससुराल आज टूट रहा था। पूजा और प्राची के पास माँ कहने लायक बच्चियां तो थी, पर नंदिनी, उससे तो भगवान ने ये सुख भी छीन लिया था। क्यों हुआ भगवान, क्यों हुआ मेरे साथ ऐसा? बेटी ही देता भगवान तो मुझे कम से कम ये बांझ होने का कलंक तो मुझ पर नहीं लगता। मेरा पति दूसरी शादी करने की बात तो नहीं करता। शायद ये मेरी करनी का ही फल है। तीन तीन देवियों जैसी भतीजियों के खिलाफ सभी के कान भरे थे मैंने। ये तो मेरे साथ होना ही था। दोस्तों, आपको यह कहानी अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। मिलते हैं एक और दिलचस्प कहानी के साथ। अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।